हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। और बच्चों, आज जो स्क्रीनशॉट बनाने जा रहा हूं वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। इसके पहले जो हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये चैप्टर पढ़ा था, अब वो चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो इसमें से बहुत सारे कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको सभी को पता होगा, लेकिन आपके नॉलेज को रिकॉल करने के लिए मैं क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूं, इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज, हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर बॉडी। तो हम जो फूड स्टफ लेते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स, हम खाना क्यों खाते हैं? टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे यूजफुल होते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं इसमें न्यूट्रिएंट जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन, देन फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। देन दी हाउ दिस न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल। अब कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी के लिए काम आता है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, फैट जो है फैट से जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस द एनर्जी, एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द फैट्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर जो होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये विटामिन और फैट्स भी जरूरी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी। बैलेंस डाइट जो है, हमेशा आप सुनते हैं कि हमने सभी ने बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तो बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट क्या है? तो बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों? द फूड विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। जिस खाने के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। और बैलेंस डाइट अगर बैलेंस है तो सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मसल्स इन बॉडी। तो मसल्स हमारे बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं? तो स्पेशली तो मसल्स जो है इसमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, एक्टिन मायोसिन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट्स होती है सभी मसल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट ऑकर्स। इसके बारे में हम तो आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन करने का काम करता है। तो जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे अलग अलग तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड्स क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सिस्टम है कि जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट तैयार होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है? तो उस सिस्टम का नाम क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तैयार होती है, तो एनर्जी तैयार करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है? जो अभी आगे हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल पता चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकर इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होती है, अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, दे लाइफ प्रोसेसेस कैन बी कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम। तो हमारी नर्वस सिस्टम और जो हार्मोनल सिस्टम है, ये दो सिस्टम जो है वो दो सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर ये सभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती है, एंड ऑल द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। अब कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है? डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, और ये सभी जो सिस्टम्स होती है इसमें एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती है, इन सभी प्रोसेसेस के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शन भी होती है, इन सभी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी जो हमारे बॉडी में अंदर तैयार होती है वो एनर्जी तैयार करने का काम कौन करता है?
कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी के अंदर करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है हम हमारे फूड से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो इनका यूज जो है वो किस लिए किया जाता है? एनर्जी तैयार करने के लिए। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तैयार होती है और प्रोटीन और फैट से भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और हम जो ये फूड मटेरियल खाते हैं, इट इज नॉट ओनली द फूड मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ फूड मटेरियल खाने से ही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तैयार नहीं होती, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल। तो ऑक्सीजन की क्या जरूरत होती है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एनर्जी इज रिलीज। और ये जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी को सप्लाई करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन प्रोवाइड करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अहम भूमिका हमारे बॉडी में निभाती है। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है लंग्स में, लेकिन लंग्स से वो हमारे हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कहता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले का क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में क्या रोल करता है? तो इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इन दोनों सिस्टम में कोऑर्डिनेशन करने का काम हमारे नर्वस सिस्टम करती है। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो सभी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है? सभी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करती है और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे बॉडी में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो है ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स दे आर ऑटोट्रॉपिक। ह्यूमन बींग्स और बाकी सभी एनिमल्स जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। तो सॉरी हेटेरोट्रॉपिक है। तो हेटेरोट्रॉपिक है, इसका अर्थ क्या है? हमें पता है हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो उनका खुद का फूड नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स जो है हमारे धरती के ऊपर, प्लांट्स जो है ये प्रोड्यूसर है। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल। खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। और खुद का ही फूड नहीं बनाते तो बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ये फूड अवेलेबल कराते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूसेस द फूड मटेरियल, वी नो दैट। और ये जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो उसमें से कुछ फूड मटेरियल जो है वो प्लांट कंज्यूम करता है और प्लांट कंज्यूम करने के बाद इसका कंजम्पशन प्लांट करता है और बचा हुआ फूड मटेरियल उनके अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है। तो ये सभी जो पार्ट्स है हम कोई कभी ना कभी और किसी ना किसी फूड मटेरियल से ये पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। वेजिटेबल्स खाते हैं तो लीव्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ जो है रूट्स जो है हमारे खाने का हिस्सा है। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें कहाँ से मिलता है? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इसमें तो विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन सीरियल्स है, देन सम फ्रूट्स है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, सभी स्वीट फूड आइटम्स जो है, जो मीठे फ्रूट्स है उसमें से कार्बोहाइड्रेट जाता है, सीरियल्स है इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो 1 ग्राम ऑफ 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी के अंदर 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके डायग्राम यहाँ पे दिए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एक डायग्राम है, इसके नाम जो है ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है नॉस्ट्रिल, नोज जो है इसमें 2 छेद होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। देन दिस इज अ पार्ट ऑफ माउथ, ये माउथ है। देन दिस वन इज द फेरिंग्स, दिस वन फेरिंग्स, ट्रकिया, देन लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये ट्रकिया के ऊपर एक छोटा सा भाग हिस्सा होता है, इससे हम लैरिंग्स कहते हैं। इस तरह से सोलन पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स, जो ट्रकिया में होता है, यानी कि फेरिंग्स और ट्रकिया। इसके बाद जो है ये होते हैं ब्रोंकाई और ये जो है लंग्स
और इसे कहते हैं हम डायफ्राम। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हवा अंदर जाती है वो हमारे नाक से जाती है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया से लेके ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के दो पार्ट्स बनते हैं यहाँ पे। और हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, एंड देयर आर प्रेजेंट इन द रिब केज। जो हमारा चेस्ट का जो केज है, इसके पिंजरा भी कहा जाता है, उस केज के अंदर लंग्स होते हैं। और ये ईच ब्रोंका एंटर्स इन ईच लंग। हर एक लंग्स के अंदर ये ब्रोंका एंट्री करता है, और लंग्स के अंदर जैसे ब्रोंका एंट्री करता है तो इसका बाइफर्केशन होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस, एंड फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्रेप के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है, इसे कहते हैं एल्वोली। एल्वोली ये लास्ट पार्ट है, एंड देयर आर सेवरल लैक्स ऑफ द एल्वोलीज आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द लंग। हर एक लंग्स में सेवरल लैक्स एल्वोली होती है जो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाता है। और ये जो डायफ्राम जो है, डायफ्राम की मूवमेंट्स होती है, इट मूव्स इन अपवर्ड एंड लोअर डायरेक्शन। जब वो नीचे की तरफ जाता है, व्हेन वी इनहेल द एयर, जब हम हवा सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, जिसकी वजह से हवा अंदर आती है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, इसके साथ हवा जो है वो हमारे मुंह से बाहर निकलती है। आगे बच्चों समझ में। अब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जो है वो दो लेवल पे होता है। इसके दो लेवल है, एक तो बॉडी लेवल और दूसरा है सेलुलर लेवल। तो बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है, और बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब देखिए बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बॉडी लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं सराउंडिंग मीडियम से, यानी कि सराउंडिंग्स जो है हमारे हवा के अंदर, वहां से सांस अंदर लेंगे और सांस अंदर जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर निकलती है। ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारे बॉडी लेवल पे होता है। इसमें सराउंडिंग से हमने हवा अंदर ली और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सराउंडिंग एनवायरमेंट में छोड़ा। तो ये बॉडी लेवल जो है रेस्पिरेशन हुआ। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे क्या होती है, एनर्जी जो है हमारे बॉडी से बाहर होती है। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन होता है सेलुलर लेवल पे, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है। ये दो तरह का रेस्पिरेशन है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसमें ग्लूकोज बना होता है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है, इसका अर्थ C6, यानी कि इसमें हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम होते हैं, और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। अब सभी एटम देखिए बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी नॉन मेटल्स है, और दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड से ये सभी एटम्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये केमिस्ट्री में डेफिनेशन है। और हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारे फूड मटेरियल यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी वजह से एनर्जी तैयार होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तैयार होता है। तो ये प्रोसेस है बच्चों ऑक्सीडेशन की। आगे समझ में, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आगे समझ में। अब सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा है। अब रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो मेथड से होता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन आवर बॉडी एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो मेथड्स कौन कौन से? पहली है
एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन व्हिच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की मदद से जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? द रेस्पिरेशन व्हिच ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना मदद से जो रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी तैयार होती है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये दो तरह के रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हम फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं बच्चों, और फूड मटेरियल कंज्यूम करने के बाद इसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो है एनर्जी तैयार होती है और हमारे बॉडी को रेगुलरली एनर्जी लगती है। और जो रेस्पिरेशन में एनर्जी तैयार होती है तो ये एनर्जी तैयार होती है एटीपी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी रिच कंपाउंड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जो है रेस्पिरेशन के दो प्रोसेसेस है, एरोबिक और अनएरोबिक। तो पहली जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जो ऑक्सीजन की मदद से होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। पहली जो प्रोसेस है बच्चों ये है ग्लाइकोलाइसिस। पहली प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड जो है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब पहली जो प्रोसेस है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोसेस है? अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें सेल का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। अब हमारे बॉडी में जो सेल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनसाइड द सेल देयर इज द न्यूक्लियस। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके बीच में एक फ्लूइड मटेरियल होता है, और दिस फ्लूइड मटेरियल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती है, और इसमें एक सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब देखिए इस सेल का स्ट्रक्चर हमें पता हो गया। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, पहली प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है बच्चों। ये साइटोप्लाज्म है। ये इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल कन्वर्शन जो है वो किसमें होता है बच्चों? ग्लूकोज में होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा हमारे साइटोप्लाज्म के। पहले जो है ग्लूकोज अंडरगोज द ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन की वजह से इट फॉर्म्स द पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, देन द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसके साथ साथ ये जो है पायरुविक एसिड, और इट ऑल्सो फॉर्म्स द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो 2 मॉलिक्यूल्स ATP यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस यहाँ पे होती है। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड्स के NaDH2, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। तो ये जो है ये एंजाइम है। तो ये हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और जो पायरुविक एसिड तैयार हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, तो ईच पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड का कन्वर्शन इसका साइटोप्लाज्म में जो है, देन पायरुविक एसिड जो है इसका कन्वर्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। इसमें होता है बच्चों एसिटिल कोएंजाइम ए। अब जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये तैयार होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे तैयार होता है NaDH2 के मॉलिक्यूल्स भी तैयार होते हैं, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होती है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या क्या तैयार हुआ है इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। अब जो एसिटिल कोएंजाइम ये तैयार हुआ है, अब ये प्रोसेस कहां पे हुई? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दूसरी जो स्टेप है, दूसरी स्टेप क्या है हमारी? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ये प्रोसेस होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बच्चों ये डायग्राम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर जो है ये है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे NaDH2 फैटी एसिड्स,
ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, देन और यहाँ पे जो है ये फ्लूइड मटेरियल है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रियल मैटर भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये TCA साइकिल होती है, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस जो है जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो है पायरुविक एसिड से क्या क्या तैयार हुआ है ये हमने देखा है। अब एसिटिल कोएंजाइम जो है वो तैयार हुआ है, और एसिटिल कोएंजाइम जो है वो फिर एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे एंटर करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री हुआ है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए एसिटिल पार्ट जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, एंड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल पार्ट द एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो इससे क्या होती है? एनर्जी तैयार होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो एनर्जी कैसे तैयार होगी? तो एसिटिल पार्ट जो है इसका रेस्पिरेशन, यहाँ पे देखिए एसिटिल कोएंजाइम ये कि एसिटिल पार्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल पार्ट दे अगेन फॉर्म द ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल एंड द molecules of NaDH2 and FADH2। जो है साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस में NaDH2 तैयार होता है, यहाँ पे FADH2 तैयार होता है। तो FADH2 ये भी एंजाइम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। तो ये दोनों एंजाइम तैयार होते हैं, जिसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यहाँ पे तैयार होता है। अब देखिए बच्चों तीसरी जो प्रोसेस है, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें साइक्लिक चेन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होती है? साइक्लिक चेन रिएक्शन, और ये कॉम्प्लिकेटेड है जिसको आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। और थर्ड जो स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे जो हमने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में NaDH2 तैयार हुआ है और FADH2 तैयार हुआ है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स NaDH, एक मॉलिक्यूल जो होता है NaDH का, ये 3 मॉलिक्यूल्स तैयार करता है ATP का, और एक मॉलिक्यूल से FADH2 से हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल जो है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs आर फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में क्या कौन भाग लेता है? फिर NaDH2 और FADH2 ये हिस्सा लेते हैं, और इसमें हर एक NaDH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP तैयार होते हैं, और हर एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP, और टोटल 38 ATPs तैयार होते हैं। पहले जो ATPs जो तैयार हुए थे हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं ATP के, और उसे पकड़ के 38 मॉलिक्यूल। सिर्फ ATP मॉलिक्यूल ही नहीं तैयार होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में, इसके अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है और वाटर भी वेपर्स के फॉर्म में तैयार होते हैं। और जब हम एक्सपेल करते हैं, हवा हमारे बॉडी के बाहर निकलती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे तैयार हुआ है, वो बाहर निकलता है, और जिसके साथ वाटर जो है वेपर फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं। इसीलिए जब हम एक्सपेल करते हैं हवा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तैयार हुआ है। अब यहाँ पे जो एटीपी तैयार हुआ है, तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो एटीपी जो है हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी, जैसे नोट जो है कहीं पे भी लेंगे तो हमें नोट से जल्दी सामान मिलता है, क्योंकि करेंसी है, तो करेंसी से हम अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। तो ये एनर्जी करेंसी है, इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। जहां पे हमें एनर्जी की जरूरत रहे वहां पे एटीपी का यूज कर लिया, तो ये एटीपी मिलती है। ये है एटीपी। एटीपी यानी कि हमारे बॉडी की बैटरी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका कन्वर्शन होता है एडीपी। किसमें कन्वर्शन होता है? एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो है एटीपी में एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बना है? एडेनोसिन, उसमें जो है वो एडेनोसिन, एडेनिन, एडेनिन नाम का नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, पेंटोज शुगर होती है जिसे हम कहते हैं राइबोज, और 3 जो है फॉस्फेट ग्रुप होते हैं।
फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बॉन्ड से, जिसे हम फॉस्फेट बॉन्ड भी कहेंगे। एंड इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी होती है, इस बॉन्ड के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। When we need the energy, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये 3 बॉन्ड्स है यहाँ पे 1, 2 और 3। तो इसमें से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये फॉस्फेट जो है, ये ग्रुप 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। और अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है। और इस एनर्जी का हम हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक फॉस्फेट इसमें से निकल गया, यानी कि एटीपी में से एक फॉस्फेट निकल गया, तो एटीपी का कन्वर्शन होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि इसके अंदर 2 ही फॉस्फेट ग्रुप है। और जब एटीपी प्रोड्यूस होगी तो एडीपी जो है इसके फिर रिचार्ज होता है। तो रिचार्ज होने के बाद एडीपी का कन्वर्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें होता है, एडीपी के अंदर होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। ये जो एटीपी है, एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, एडेनोसिन राइबो न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें एडिनोसिन नाइट्रोजन कंपाउंड, राइबोस पेंटोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप, जैसे हमारे न्यूक्लिक एसिड के जैसा है, न्यूक्लिक एसिड के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है एटीपी का। तो एटीपी को फिर एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें हमने 3 स्टेजेस पहली तो पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में होता है, और NADH2 FADH2 भी तैयार होता है, और इसके साथ साथ जो है वाटर भी तैयार होता है। और फिर ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है इसको जिन्होंने डिस्कवर किया था, ये 3 साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है गुस्टेव एम्बेडेन, देन ओटो मायरहॉफ और तीसरा है जाकोब परनेस। ये तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, इसमें से ई जो है वो रिलेटेड होता है एम्बेडेन, और यम यानी कि मायरहॉफ, यानी कि पी यानी कि परनेस, यानी तीनों साइंटिस्ट के नाम जो है इसमें है। गुस्टा एम्बेडेन से ई लिया है, ओटो मायरहॉफ से यम लिया है, और जाकोब परनेस से पी लिया है। तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। तो इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा इन तीनों साइंटिस्ट के। अब दूसरी जो प्रोसेस है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस में। कौन सा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं TCA साइकिल, TCA साइकिल। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये है हांस क्रेब। तो हांस क्रेब नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने इस क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया, और ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी इसकी वजह से उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे बच्चों समझ में। अब जो है हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो पढ़ी है, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स इसका कन्वर्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम जो है क्रेब साइकिल में उस जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो है इसमें साइक्लिक चेन रिएक्शन होता है, और इसमें NADH2 FADH2 फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी प्रोसेस होती है। और इन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी है फाइनल बाय प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इसमें एनर्जी मेन प्रोडक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो तैयार होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस, और बाकी जो है क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके साथ साथ लिपिड्स और प्रोटीन, इससे भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन इन स्पेसिफिक कंडीशन if there is a insufficient amount of carbohydrate in our body, especially during the exceptional condition like hungers, then fasting। अब जब हम भूखे होते हैं, हम जो है फास्टिंग पे होते हैं, उपवास करते हैं, तो उस दौरान जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में कम होता है, उसकी प्रोपोर्शन कम होती है। तो उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन्स और लिपिड से एनर्जी तैयार होती है। प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में होता है, और लिपिड का कन्वर्शन जो है वो फैटी एसिड में होता है।
और इसके बाद जो है फैटी एसिड और अमाइनो एसिड दोनों का कन्वर्शन एसिटिल कोएंजाइम में होता है और फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटिल कोएंजाइम से एनर्जी तैयार होती है। देयरफॉर वी गेट द एनर्जी फ्रॉम ऑल द थ्री लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। बट कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसको नहीं भूलना है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन ऑकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी तैयार होती है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से तैयार होती है। अब जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, क्यों होता है, इसे हमें पढ़ना है। अब बच्चों देखिए, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में ये जीवित नहीं रह सकते, तो ये तो ऑक्सीजन लेते नहीं, फिर उनके बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे तैयार होती है? तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब इसमें जो है बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज का कन्वर्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें दो स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी स्टेप होती है फर्मेंटेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेजेस होती है, पहली है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी है फर्मेंटेशन। आ गया समझ में? जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तीन स्टेप होती है, पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल, और थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो ही स्टेप होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो ही स्टेप होती है, ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी है फर्मेंटेशन। तो पहली स्टेज जो है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज का कन्वर्शन जो है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का कन्वर्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से किस में होता है? पायरुविक एसिड में होता है, और इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। पायरुविक एसिड में होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने के बाद पायरुविक एसिड एंड एटीपी, और यही एनर्जी उनके बॉडी में तैयार होती है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी कम तैयार होती है क्योंकि पायरुविक एसिड्स का जो फर्दर कन्वर्शन जो है, इससे एनर्जी नहीं मिलती। हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में फिर पायरुविक एसिड्स का टीसीए साइकिल में कन्वर्शन, टीसीए साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी तैयार होती है पायरुविक एसिड से, और ज्यादा एनर्जी तैयार होती है और एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ही एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो फिर ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का कन्वर्शन जो है वो पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है फिर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में। ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल तैयार होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल्स फ्रॉम पायरुविक एसिड बाय द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो भी तैयार होते हैं। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। अब देखिए फर्मेंटेशन कैसे होता है। अब जो है ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड में हुआ, फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं, विनेगर है, विटामिन है, वेरियस माइक्रोब्स। अलग अलग माइक्रोब्स बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अलग अलग माइक्रोब जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, एक कार्बोनिक एसिड, और कुछ प्रोसेस जो है इसमें विटामिन भी तैयार होता है। जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाते हैं बच्चों हम, जैसे कि हमारा इडली है, डोसा है, इसको हम भिगो के रखते हैं और उसमें फर्मेंटेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड तैयार होते हैं, इसीलिए उसकी टेस्ट जो है वो सोर बनती है और विटामिन भी इसमें प्रोड्यूस होता है। अब ईस्ट सेल जो है, ईस्ट हमने पढ़ा है, तो ईस्ट सेल का यूज किया जाता है अल्कोहल तैयार करने के लिए। ईस्ट सेल का यूज किया जाता है अल्कोहल तैयार करने की। तो ईस्ट सेल क्या करते हैं? ईस्ट सेल पायरुविक एसिड का कन्वर्शन अल्कोहल में करता है। और इरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल होते हैं कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है?
आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग से बाकी सभी हिस्सों में। अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो आरबीसी उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो जिसकी वजह से बाकी सेल जो है उनको ऑक्सीजन नहीं पी पाएगा। इसकी वजह से नेचुरली जो है वो हमारे आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो आरबीसी जो है वो क्या तैयार कर, उसमें भी रेस्पिरेशन होता है लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो वो क्या करता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में होता है। और मसल सेल्स में भी जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। when there occurs the less supply of oxygen to our body during the exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं, ज्यादा देर तक अगर हम खेलेंगे कंटिन्यूअसली तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है और उस दौरान जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है। मसल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन भी होता है, दूसरी प्रोसेस होती है, तो उसमें लैक्टिक एसिड तैयार होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हम थकते हैं। तो कुछ हायर प्लांट्स जो है, हायर प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स और कुछ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन सप्लाई एनवायरमेंट में कम हो, सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कमी हो। और जो है सीड, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड अगर हम सीड बोते हैं मिट्टी के अंदर और जब वो मिट्टी के ऊपर अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो ऑक्सीजन जो है वो सीड को नहीं मिलता जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है क्योंकि उसको एनर्जी लगती है। तो इस दौरान जो है वो सीड में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पे और ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, स्पेशली बैक्टीरिया और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हायर प्लांट्स, एनिमल्स और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपीस के, यानी कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 या 3 ही मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपी के, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम तैयार होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, सेल के अंदर ये प्रोसेसेस होती है। और जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्पेशली कहाँ पे होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे बैक्टीरिया है, आरबीसीज है, इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये डिफरेंस है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। और भी डिफरेंसेस है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 शब्द है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हमने 2 तरह के रेस्पिरेशन पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी तैयार होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से और एब्सेंस में होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच सेल ऑर्गेनेली इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और उसके साथ साथ आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो जिसकी वजह से उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑर्गन बहुत ही इसेंशियल है ऑक्सीडेशन के, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए। अब देखा बच्चों हमने कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इससे एनर्जी कैसे तैयार होती है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। लेकिन इसके साथ साथ और जो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स यानी कि लिपिड्स है, विटामिन्स और मिनरल्स, उसका भी एनर्जी प्रोडक्शन में अहम भूमिका होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है, इसमें जो है यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन जो है इसका कन्वर्शन अमाइनो एसिड में होता है, लिपिड्स का फैटी एसिड में होता है क्रिटिकल कंडीशन में। और जो है फैटी एसिड और अमाइनो एसिड ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और जिससे क्रेब साइकिल के उसमें फिर एसिटिल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल में एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइक्लिक चेन रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी तैयार होती है। तो प्रोटीन और लिपिड जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में।
और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें से एनर्जी तैयार होती है, लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में है तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है तो इसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं फिर लीवर और मसल्स के अंदर। लीवर और मसल्स में एक ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और जब हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होगी और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा तो ग्लाइकोजन का कन्वर्शन फिर से ग्लूकोज में हो जाता है, जिससे हमें हमारे बॉडी की एनर्जी की जरूरत पूरी होती है। प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रोटीन जो है मैक्रोमोलेक्यूल है। प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल। तो मैक्रोमोलेक्यूल है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहता हूं इसको। मैक्रो, मैक्रो यानी कि लार्ज, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल, और प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों है? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है बच्चों? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर with the help of bond, that bond is called as peptide bond। तो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और लिंक होने के बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्स ऑफ वन प्रोटीन। तो इससे क्या बनता है? एक प्रोटीन तैयार होता है, इसीलिए प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन से हमें हमारे बॉडी में एनर्जी भी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी गेट्स द 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सेम एनर्जी मिलती है, जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उतनी ही 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। अब प्रोटीन जो है, इसका कन्वर्शन हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उसका कन्वर्शन किस में होता है? अमाइनो एसिड में होता है। और ये जो अमाइनो एसिड जो है वो सेल में जाते हैं, और सेल में उस अमाइनो एसिड से हमारे बॉडी को जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है। यानी कि जो प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं वो प्रोटीन हमारे बॉडी को यूजफुल नहीं है, तो हमारी बॉडी जो है जो प्रोटीन हमें यूजफुल है वो प्रोटीन खुद बनाती है। देयरफॉर द एनिमल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रेड ऑफ प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनिमल्स यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग से वो जो है मीट, एग्स, फिश ये खाते, तो उनके बॉडी के अंदर एनिमल प्रोटीन जाता है। वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके अंदर वेजिटेबल के अंदर जो प्रोटीन से वो जाता है, यानी कि प्लांट प्रोटीन जाता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन जो है वो प्रोटीन से जो में अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उस अमाइनो एसिड से हमारे बॉडी को जो जरूरत है वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। क्योंकि एनिमल्स को जो प्रोटीन्स लगेंगे वो जो सेम ही होगी। एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स जो है इसमें प्रोटीन जो लगते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि हर एक एनिमल्स में स्किन होती है, बोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, पैंक्रियास, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन्स बना हुआ होता है वो प्रोटीन्स के लिए जो अमाइनो एसिड होता है वो एनिमल प्रोटीन में होती है। इसीलिए एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। अब जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो इससे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे कि देखिए हमारे स्किन जो है, स्किन जो बनती है उसके अंदर कौन से प्रोटीन होने चाहिए? मेलेनिन और केराटिन। तो मेलेनिन और केराटिन प्रोटीन बनाता है। बोन्स जो है इसमें ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। जो सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसमें भी प्रोटीन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वेरियस एंजाइम्स जो है। पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन और ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, लेकिन ये दोनों भी प्रोटीन्स है। और सभी एंजाइम्स जो है, जब भी एंजाइम्स का नाम आता है ना बच्चों, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये नहीं भूलना है। सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती है, लेकिन सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स क्या है बच्चों? एंजाइम्स जो है वो कैटेलिस्ट होते हैं। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है, कैटेलिस्ट क्या करते हैं? द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो वैसे ही कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो है इसको कैरी करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो उस प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो सभी हार्मोन जो है प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। मसल्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। ब्लड है,
हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी जो है ब्लड के अंदर जो होते हैं, ये सभी प्रोटीन्स है। आ गया समझ में? तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आ गया समझ में प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है बच्चों, वो है लिपिड। लिपिड को फैट्स भी कहते हैं। लिपिड को क्या कहते हैं? फैट्स भी कहते हैं। फ्रॉम विच फूड आइटम्स वी गेट द लिपिड्स? हमें पता है लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं। ऑयली फूड आइटम्स जो है, वेजिटेबल ऑयल्स है, घी है, इसमें जो है ऑयली सीड्स जो होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट है, तो इसमें से लिपिड्स या फैट्स हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे प्रोटीन्स बना है अमाइनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट्स बना है ग्लूकोज से, वैसे ही लिपिड जो बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। किससे बना है बच्चों? फैटी एसिड और अल्कोहल से बना है। अब जब हम लिपिड्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं या फैट्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद ये लिपिड्स और फैट जो इसका कन्वर्शन होता है फैटी एसिड और अल्कोहल में, और फैटी एसिड हमारे बॉडी में सेल में एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और अल्कोहल जो है वो जो है हमारे बॉडी से भाई बाहर निकल जाते हैं। और ये जो फैटी एसिड जो है, तो फैटी एसिड्स आर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस बनाने के लिए फैट्स का या फैटी एसिड्स का यूजफुल रोल होता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सभी को पता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फैटी एसिड की जरूरत होती है। दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। किसके बनी है? फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर लिपिड होता है। अब फैटी एसिड का और यूज है बच्चों, फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा। और एक्सॉन जो होती है हमारे नर्व सेल, उसके ऊपर भी जो है वो फैट्स होता है। तो जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन 1 ग्राम फैट से हमें मिलता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी। तो हमें एनर्जी सिर्फ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं मिलती, एनर्जी हमें लिपिड से भी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन 1 ग्राम लिपिड से हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इट मीन्स दैट एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। तो लिपिड से ज्यादा एनर्जी मिलती है बच्चों हमें। और एक्सेस ऑफ लिपिड जो है, इट हैज बीन स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि स्किन के नीचे, ऑर्गन्स के बीच में, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और उसमें फैट जो है वो स्टोर होता है। लिपिड यानी कि फैट स्टोर होता है, यानी कि जिनके बॉडी के जो है लिपिड्स यानी कि फैट, तो जो व्यक्ति मोटे होते हैं तो उनके बॉडी में क्या है, एक्स्ट्रा लिपिड जो है वो उनके एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, और इसकी वजह से वो फैट हमें लगते हैं। एक्चुअली हमारे बोन्स मोटे नहीं होते या स्किन जो है वो थिक नहीं होती, तो उसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से फैटनेस बढ़ता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, अब हमने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और उसके साथ साथ विटामिन्स जो है, विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो विटामिन जो लगते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो है हमें ज्यादा मात्रा में लगता है, लेकिन विटामिन जो है बहुत ही कम प्रोपोर्शन में हमारे बॉडी को लगता है। और ये कम प्रोपोर्शन जो है हमारे विटामिन का, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी। लेकिन ये कम प्रोपोर्शन में विटामिन चाहिए, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अगर विटामिन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर है, तो लेस विटामिन या डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर है, तो वी गेट द वेरियस डिफिशियंसी डिसीजेस ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी की वजह से बेरी होता है, सी की वजह से स्कर्वी होता है, डी की वजह से जो है रिकेट्स होता है। तो अलग अलग डिसीज होती है। तो विटामिन जो है बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, और जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसे वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। देयर आर 6 मेन विटामिन्स। विटामिन इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड। ये होमोजीनस कंपाउंड रहते हैं। विटामिन ए का अलग है, विटामिन डी अलग है, विटामिन ई अलग। इसीलिए हमने क्या कहा है, विटामिन इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड। 6 विटामिन से, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। तो उसमें से विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन बी एंड सी
ये जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी एंड सी, तो एक्सेस ऑफ विटामिन बी और सी हमारे बॉडी के अंदर अगर है तो वो जो है वो एलिमिनेट्स होता है हमारे बॉडी से बाहर, हम उसे निकाल सकते हैं। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन जो है, एक्स्ट्रा फैट विटामिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, तो विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए इतने क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलती है उनके लिए विटामिन की जरूरत होती है। अब देखिए एक एग्जांपल, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ये FADH2 और NADH2 तैयार होता है, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों एंजाइम्स है। ये दोनों क्या है, एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स से ही हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है NADH का, ये 3 मॉलिक्यूल्स तैयार करता है ATP का, और ये एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो इस तरह से टोटल 38 मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कंप्लीट कंबशन के बाद तैयार होते हैं। तो ये जो है FADH2 और NADH2 ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में तैयार होते हैं और जिससे एनर्जी लेती है, लेकिन इसके लिए विटामिन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, और ये विटामिन B2 जरूरी होता है हमारे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो FADH2 ये एंजाइम तैयार करने के लिए विटामिन B2 की बहुत जरूरत है। और निकोटिनामाइड यानी कि विटामिन B5 लगता है NADH2 तैयार होने के लिए। तो विटामिन का कितना, एक ही एग्जांपल बताया। तो इस तरह से विटामिन जो है बहुत ही वाइटल रोल हमारे बॉडी के अंदर प्ले करता है। वो बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर विटामिन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे बॉडी के अंदर B2 और B5 ये विटामिन नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो है FADH2 NADH2 तैयार नहीं होगी या कम मात्रा में तैयार होगी, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जो है ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा और प्रॉपर एनर्जी नहीं हमें मिल पाएगी। इसकी वजह से जिनमें विटामिन B2 और B5 की कमी होती है वो जो है टायर्डनेस, थके हुए लगते हैं, थकान उनमें महसूस होती है। अब देखिए बच्चों, वाटर और फाइबर्स ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे कुछ क्वेश्चन है, इससे हमें वाटर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ। बहुत बार क्या होता है कि हमारा मुंह जो है वो सूख जाता है। कब सूख जाता है बच्चों, जब हमें प्यास लगती है। जब मुंह सूखता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो ड्राइनेस इन माउथ इट इज द सिग्नल ऑफ लोअरिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो इसका एक किसका सिग्नल है कि हमारे बॉडी के अंदर पानी जो है वो उसका प्रोपोर्शन कम हो गया। अब देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है सॉल्ट, शुगर और वाटर से बनते हैं। इन शॉर्ट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को हम कहते हैं ORS, एंड दिस ORS इज टेकन ड्यूरिंग द लूज मोशन। जब हमें लूज मोशन होता है, बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है, उसमें हमारे बॉडी से पानी जो है वो सबसे ज्यादा बाहर निकलता है। लूज मोशन की वजह से पानी जो है, पानी का प्रोपोर्शन हमारे बॉडी में कम होता है, और पानी का प्रोपोर्शन कम होने की वजह से हम ये ORS का सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्ट और शुगर होते हैं, और पानी के साथ साथ सॉल्ट भी हमारे बॉडी से बाहर जाता है। इसीलिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या करता है, हमारे बॉडी में पानी और सॉल्ट इसका प्रोपोर्शन मेंटेन रखता है। वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज। तो समर सीजन में और जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है। तो पसीना क्यों आता है बच्चों, क्योंकि जब हम समर सीजन में आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट जो है वो हॉट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और हम जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो ह्यूमन बींग्स आर द हॉट ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड या हॉट ब्लडेड एनिमल्स इसे कहते हैं। तो हॉट ब्लडेड एनिमल्स, इसका अर्थ क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंट में टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है।
अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो कांस्टेंट होना जरूरी है, इसीलिए स्वेटिंग होता है, पसीना बाहर निकलता है, और पसीना जब सूखता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। वही हेवी एक्सरसाइज के दौरान भी होता है, टेम्परेचर कम करने के लिए स्वेटिंग होता है, हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, और इसमें से पसीने के साथ साथ हमारे बॉडी से वाटर भी बाहर निकलता है, फिर हमें प्यास लगती है और फिर हम पानी पीते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस है बच्चों वाटर का। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी हम न्यूट्रिएंट कहेंगे, वाटर इज द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो 70% जो है हमारी बॉडी 60 to 70% बॉडी इज कंपोज ऑफ वाटर। और हमारे बॉडी जो है किससे बनी है बच्चों, सेल से बनी है। तो हर एक सेल जो है बाय वेट 70% इट कंटेन्स द वाटर। तो सेल का अगर वेट करेंगे तो उसमें 70% वाटर रहेगा और 30% बाकी कंपोनेंट्स रहेगी, इतना इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा भी वाटर का प्रोपोर्शन कम हो जाता है तो इट इज हार्मफुल, तो हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस है वो बराबर काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सभी लाइफ प्रोसेसेस जो है इसके ऊपर इफेक्ट करता है। देयरफॉर प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, तो पानी की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर कम ना हो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे बच्चों समझ में, तो वाटर को हम न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। अब दूसरा जो है फाइबर्स, फाइबर जो है, फाइबर्स हमारे डाइट के अंदर होना चाहिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फाइबर्स होना चाहिए। तो फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं, ये बहुत जरूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है डॉक्टर भी कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स होते हैं, और सीरियल्स जो है होल सीरियल्स, इसके अंदर जो है वो फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, और ये फाइबर्स का काम करते हैं। एक्चुअली देखो बच्चों, फाइबर जो है इसका हमारे बॉडी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं होती, लेकिन जो हम खाते हैं उनका डाइजेशन होने के लिए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दे आर डाइजेस्टेड ड्यू टू द फाइबर्स। ये फाइबर्स अगर हमारे खाने में अंदर है तो उसकी वजह से बहुत सारे पदार्थ जो है वो हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट स्टूल, जो वेस्ट मटेरियल तैयार होता है हमारे बॉडी के अंदर, दे आर इजेक्टेड, जो हमारे बॉडी से हम बाहर फेंकते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल यानी कि एक्सरीटा जो है वो तैयार होने के लिए, सॉफ्ट तैयार होने के लिए फाइबर जरूरी है। अगर फाइबर का प्रोपोर्शन कम है तो एक्सरीटा जो है वो हार्ड होगा, और हार्ड एक्सरीटा से हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पाइल्स जैसी। आ गया समझ में। तो बच्चों फाइबर्स और वाटर जो है भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से अब दूसरा टॉपिक जो है उसको हम गेस करेंगे। अब देखिए, व्हाट हैपन्स टू द सेल इफ इंज्यूर्ड टिश्यू। टिश्यू जो है हमारे सेल से बने हुए थे, अगर टिश्यू को इंजुरी हो जाएगी तो क्या होगा, सेल भी इंज्योर्ड हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट एवर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वाउंड। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई खराश आती है, कोई जख्म हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद वो जख्म अच्छी तरह से भर जाती है और पुनः हमारी जो तो बॉडी जो है वो जैसे के जैसे बनती है। तो जब हमें इंजुरी होती है या जख्म होता है तो उस दौरान वहां पे जो सेल है वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वहां पे नए सेल तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाउंड हीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डू द प्लांट गेट इंज्यूर्ड व्हेन वी प्लक द फ्लावर्स, हाउ डू दोज वाउंड हील। जब हम प्लांट्स के फ्लावर जो है तोड़ते हैं तो उन्हें भी इंजुरी होती है क्या, तो यस, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल एंड वी आर टेकन आउट। जब हम फूल जो है फ्लावर से तोड़ते हैं तो उसका पार्ट ही हम तोड़ रहे हैं, जैसे कि आपकी उंगली अगर तोड़ दी जाए तो आपको क्या होगा, इंजुरी होगी, वहां पे सेल जो है वो टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह से फ्लावर में भी इंजुरी होती है और उसमें भी वाउंड हीलिंग होती है। तो वाउंड हीलिंग कैसे होती है, तो वहां पे नए सेल तैयार होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर, डज द नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी इंक्रीजेस, इफ यस एंड हाउ। अब देखिए बच्चों, हम जब छोटे थे तो हमारा वेट कम था, हमारी साइज कम थी, शेप जो है वो अलग था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़े होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी ग्रो होती है। तो बॉडी ग्रो किसकी वजह से होती है, तो बेसिक यूनिट क्या है, हमारे बॉडी का सेल है। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल की संख्या बढ़ती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो होता है
तो उसकी साइज बढ़ती है, शेप चेंज हो जाता है। तो उसमें किसकी वजह से? सेल की वजह से। सेल बढ़ते हैं, इसकी वजह से टिश्यू, ऑर्गन्स और जो है हमारे बॉडी जो इसकी ग्रोथ होती है। तो सेल की संख्या यहाँ पे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डू द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म जो है उसको जन्म देता है। तो नया ऑर्गेनिज्म जो है पहले की पीसीज से कैसे तैयार होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बनता है। हम, कोई प्लांट है, आप है, मैं हूं, और कोई एनिमल लीजिए, उसके जीवन की शुरुआत जो है वो एक सेल से होती है, यानी कि वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। तो इसीलिए कहते हैं कि वी आर ऑल इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इवोल्यूशन के कोर्स में सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से तैयार हुए हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो निर्मित होती है वो एक सेल से ही होती है। तो ये सेल कैसे तैयार होते हैं? नए सेल कैसे तैयार होते हैं? हमारी जख्म कैसे बढ़ती है? तो नए सेल तैयार होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है इस प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो सेल डिवीजन इन एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। तो जो ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्ट है उससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो सेल से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में गैमेट्स तैयार होते हैं। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होती है तो इससे जाइगोट बनता है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल होती है। तो जाइगोट सिंगल सेल का डिवीजन होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद नए सेल बनते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी भी ग्रो होती है। एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। इमेसिएशन, इमेसिएशन इसका अर्थ क्या है? क्षीण होना, दुर्बल होना। अगर हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वीक हो जाती है, हमें बहुत कमजोरी लगती है। और कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी जो है पहले की जैसी एनर्जेटिक नॉर्मल बन जाती है। तो ये किसकी वजह से? जब हम कोई बीमारी के अंदर हमारी बॉडी क्षीण होती है, दुर्बल होती है, तो उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल भी जो है वो नष्ट होते हैं, इंजूर्ड होते हैं। तो सेल डिवीजन से नए सेल बनते हैं और इंजूर्ड सेल जो है, वीकन सेल जो है, उसकी जगह पे नए सेल तैयार होते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से तंदुरुस्त होते हैं। अब देखो बच्चों, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसके बारे में पढ़ना है। तो सेल डिवीजन जो है दो प्रकार की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस किसे कहेंगे हम बच्चों? माइटोसिस और मियोसिस। तो दो सेल डिवीजन है, एक तो है माइटोसिस और दूसरी सेल है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होती है। सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। तो सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल में माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है जर्म सेल। तो पहले हम पढ़ेंगे जर्म सेल क्या होती है। तो जर्म सेल जो है हमारे मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर है ओरी। तो ओरी और टेस्टिस, इनके जो सेल्स है वो जर्म सेल्स कहा जाता है। और इनके अंदर ही सिर्फ माइटोसिस होती है। और प्लांट्स के अंदर जो है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट्स जो है, इसके अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स है और ओरी फीमेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जो सेल है वो जर्म सेल्स है और उसके अंदर मियोसिस टाइप की सेल डिवीजन होती है। और जर्म सेल को छोड़ के हमारे बॉडी के अंदर बाकी सभी सेल जो है इसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। और कुछ स्पेशल सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कि जिससे हम नए ऑर्गन्स और टिश्यू बनते हैं, इसे हम स्टेम सेल कहेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम स्टेम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जर्म सेल के छोड़ के बाकी सभी सेल जो है सोमैटिक सेल है। स्टेम सेल को भी हम सोमैटिक सेल कह सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल की एक स्पेशल एबिलिटी है, वो कोई भी टिश्यू और ऑर्गन्स तैयार कर सकता है। तो आगे समझ में बच्चों, तो माइटोसिस और मियोसिस से दो प्रकार की सेल डिवीजन होती है। तो अब सेल डिवीजन कैसे होती है? बिफोर स्टडिंग द टाइप सेल डिवीजन वी शुड हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपको सेल का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। तो सेल जो है, अब प्लांट सेल जो है इसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल जो है इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
आगे समझ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको पता है लेकिन जो रिकॉल कर रहा हूं। और उसके सेल के बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाहर की कवरिंग जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, इस गैप में क्या होता है बच्चों? इस गैप में होता है फ्लूइड मटेरियल, जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल होता है। और इस फ्लूइड मटेरियल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये सभी जो है ये होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज, इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि आपको अभी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, तो सेल की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस ओलस होता है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होती है और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। तो अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ सकते हैं। दो तरह की सेल डिवीजन होती है, और जो सेल डिवीजन दो प्रकार की, इसमें माइटोसिस और मियोसिस होती है। अभी जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए आर प्रेजेंट इन, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। किसके अंदर? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल द वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज जीन्स। और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होती है। आगे बच्चों समझ में इतना। अब हम पढ़ेंगे अब ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है, डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हमारे बॉडी में जो डीएनए होते हैं वो पेयर में होते हैं, देयर आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स है 46। तो 46 क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं 23 पेयर्स। कितने पेयर्स बनते हैं? 23 पेयर्स। हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, और दोनों भी क्रोमोसोम जो होते हैं एक जैसे होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और जिसकी वजह से हमें फिर सेल डिवीजन को पढ़ना आसान होगा। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है हमारे बॉडी में जो पेयर में क्रोमोसोम्स है, यानी कि इसे कंडीशन कहते हैं 2n कंडीशन, या इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ईच सेल आर इन डिप्लॉइड कंडीशन। 2n, n मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ पेयर्स। अब देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग में कितने? 23 पेयर्स है, यानी कि 2 इंटू 23, 2 इंटू 23, तो टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 46। तो हर एक सेल में क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में होते हैं, और पेयर में जब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो उस सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। अब जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अब देखिए 2 क्रोमोसोम्स है, तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? डिवाइड होगी, यानी कि इसकी कॉपीज तैयार होगी। अब ए क्रोमोसोम से इसकी एक कॉपी तैयार होगी, अब इस क्रोमोसोम की एक कॉपी तैयार होगी। नाउ दिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, डुप्लीकेटिव। और ये फिर सेल डिवीजन में ये जो क्रोमैटिड्स जो तैयार हुए वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से बाद में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए है और ये है, इसमें से ए सेपरेट हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए इधर। तो लास्ट में जो सेल तैयार होगी इसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर, 2 न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम्स जो है इस तरह से तैयार होंगे, और ये सेल डिवाइड होगी, और इस सेल से फिर 2 नए सेल तैयार होंगे, और हर एक सेल के अंदर जो है होमोलॉग। तो इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। अब पहले जो पेरेंट की सेल जो है इस तरह से सेल तैयार होती है, तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन में होता है। तो इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और 2n कंडीशन है तो इसे डिप्लॉइड कहेंगे। अब ये जो सेल है, अब इस सेल को मैं डिवाइड करता हूं, अब इसमें से एक क्रोमोसोम मैं इधर निकाल लूंगा और इस क्रोमोसोम को अलग कर दूंगा। अब देखिए ये पेयर था क्रोमोसोम्स का,
तो पेयर में से ये दोनों पेयर में से एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो इसके कहते हैं हम यन कंडीशन। क्या कहते हैं? यन कंडीशन। अब 23 पेयर्स है और 23 पेयर्स में से ये हर एक क्रोमोसोम्स का एक एक पेयर अगर अलग हो जाएगा, तो 23 क्रोमोसोम्स एक अलग जगह पे रख देंगे और 23 क्रोमोसोम्स को अलग रखेंगे। तो अब इसमें पेयर नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो थे, पेयर में से एक एक क्रोमोसोम को जो हमने अलग अलग किया, यानी कि 23 पेयर्स थे, उसमें से एक एक, हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम को अलग किया, तो इससे दो ग्रुप तैयार हो गए, तो इससे हम कहेंगे यन कंडीशन। तो यन कंडीशन मींस इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड कंडीशन। इसे कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन या यन कंडीशन। आगे समझ में 2n और यन कंडीशन। अब देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो क्रोमोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो ये जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम से, इसे हम कहते हैं आर्म्स भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम जो है ये दो क्रोमोसोम्स है, तो इसमें दो आर्म्स होते हैं। तो पहला जो आर्म है इसे हम कहते हैं पी आर्म, और नीचे का आर्म जो है इसे हम कहेंगे क्यू आर्म। और बीच में जो है ये दोनों आर्म्स जिस जगह पे जुड़े होते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रोमियर। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, और ये है डीएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और सॉरी क्रोमोसोम्स। ये है क्रोमोसोम्स का मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम मॉलिक्यूल, इसमें डीएनए, पी आर, क्यू आर और सेंट्रोमियर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ सकते हैं। दो प्रकार की सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या होती है? तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच ऑकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। इसको मैंने पहले ही बताया, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस दो स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप जो है इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म जो है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो बाद में होती है। सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन होती है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब कैरियोकाइनेसिस जो है, फर्स्ट डिवीजन जो है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है, इसके 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। तो 4 फेजेस में ये हमारे सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पहली जो फेज है प्रोफेज, पहली फेज कौन सी है बच्चों? प्रोफेज। अब देखिए प्रोफेज में क्या होता है। अब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सेल के अंदर क्या होता है हमने पढ़ा है न्यूक्लियस, बराबर है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बराबर है। और ये जो है बीच में साइटोप्लाज्म, और ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हमें नहीं दिखाई देते, सिर्फ वो सेल डिवीजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर अपीयर्स लाइक अ थ्रेड। तो इस तरह से थ्रेड के जैसे ये क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। अब क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, पहली फेज है प्रोफेज। तो उसमें क्रोमैटिन फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। अब देखिए ये जो है फाइन थ्रेड लाइक है, तो कंडेंस हो गए। तो कंडेंस जब हो गए तो दे बिकम्स थिक। ये क्या होंगे? थिक हो गए। और जब वो थिक होते हैं एट दैट टाइम देयर ऑकर्स द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक क्रोमोसोम जो है, अब ये देखिए ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम जो है इसका कंडेंस होगा। अब कंडेंस होने के बाद ये ऐसा थिक बनेगा। अब जब थिक बनता है तो इस दौरान इसमें जो है इसकी कॉपी भी तैयार होती है क्रोमोसोम की। तो नाउ these two chromosomes are called as sister chromatids। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर क्रोमैटिड। आगे समझ में, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और प्रोफेज में तीसरे चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस ऑकर इन द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या चेंज होते हैं सेल के अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है ये
दे स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू होता है। प्रोफेज के अंदर ये डिसअपियर होता है, थोड़ा पेन सिलेक्ट करता हूं मैं, ये डिसअपियर होता है, आ गया समझ में। तो ये सभी चेंजेस, और उसके बाद जो है सेंट्रीओल, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डॉट जैसा पार्ट दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रीओल, दो सेंट्रीओल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, और सेंट्रीओल जो है वो न्यूक्लियस के पास जो है छोटा हिस्सा होता है, और सेंट्रीओल जो है वो भी अपीयर होते हैं। तो सेंट्रीओल्स का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रीओल का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, एक सेंट्रीओल से दो सेंट्रीओल होता है। जैसे क्रोमोसोम जो है इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम की कॉपीज तैयार हुई, वैसे सेंट्रीओल की जो है कॉपीज तैयार होती है। अब सेंट्रीओल का क्या काम है वो मेटाफेज में हम देखेंगे, आगे समझ में। तो प्रोफेज जो है माइटोटिक सेल डिवीजन की पहली फेज है, और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो थिक होने शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले सेल डिवीजन के पहले हम क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं देख पाते, दे बिकम्स विजिबल, एंड क्रोमोसोम की कॉपी तैयार होती है। तो एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमियर से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे बीच में, जिसे कॉल्ड है सेंट्रोमियर्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और सेंट्रियोल जो है उसका भी डुप्लीकेशन होता है। अब सेकंड फेज जो है वो मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होती है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है कंप्लीटली डिसअपियर होगा। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम, और 4n कंडीशन यहाँ पे तैयार हुई। 4n कंडीशन यानी कि पहली जो सेल थी उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स दो पेयर, फॉर एग्जांपल दो पेयर में क्रोमोसोम्स है, तो उसमें उसका डुप्लीकेशन हो गया, तो दो क्रोमोसोम्स के कितने हो गए, 4 क्रोमोसोम, 2n कंडीशन मींस डिप्लॉइड, और ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं, डिप्लॉइड, तो 4n कंडीशन बनती है, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर उसके 4 टाइम्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे तैयार करती है, तो 4n कंडीशन कहा गया। अब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर होता है मेटाफेज के अंदर। अब न्यूक्लियस हम यहाँ पे पहचान नहीं सकते, और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स तैयार हुए, दे आर अरेंज इन अ इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, और सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल पोल की तरफ जाता है, पोल से, यानी कि दो ये पोल का हिस्सा है, और ये जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि बीच वाला सेंट्रल वाला हिस्सा है। तो सभी क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में जमा होते हैं इस तरह से। अब जो है सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल पोल की तरफ भागता है, और सेंट्रियोल जो है यहाँ पे तैयार करता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स से बनते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स आर प्रोड्यूस। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे तैयार होते हैं, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर इन दोनों के बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं बच्चों, ये है स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। आ गया समझ में। दीज आर द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हुआ। उसके बाद क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि सेंटर में आ गए, और उसके बाद सेंट्रियोल जो था, सेंट्रियोल जो है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बीच में तैयार होता है। अब तीसरी फेज स्टार्ट होती है इसके बाद में एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, यहां पे देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स तैयार हुए थे सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में। तो वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स जो है डुप्लीकेट तैयार हुए थे, डुप्लीकेशन हुआ था, क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार हुई थी, लेकिन वो जो है वो सेंट्रियोल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये दो क्रोमोसोम्स है, और बीच में सेंट्रियोल होता है, सॉरी सेंट्रोमियर होता है। तो ये सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट होता है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से, यहाँ पे मैंने उल्टी निकाला, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर उसे खींचते, और स्पिंडल फाइबर खींचने की वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, और उसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ फ्री। सिस्टर क्रोमेटिड जो है अभी फ्री हुए, एक दूसरे से सेपरेट हुए,
और जिसकी वजह से नाउ दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। अब हम इसे सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेपरेट हुए, अब इन्हें इसको हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स। अब डॉटर क्रोमोसोम, अब जो है एनाफेज में ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स तैयार हुए, स्पिंडल फाइबर उसे खींचता है और ये डॉटर क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव होते हैं। ये क्रोमोसोम्स इधर मूव हो गए और ये क्रोमोसोम्स इस तरह से मूव हो गए। और पुलिंग क्रोमोसोम्स इट अपीयर्स लाइक अ बंच ऑफ बनाना। ये क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर जब खींचते हैं तो बनाना के बंच की तरह लगते हैं। और फाइनली इस खिंचाव की वजह से ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो सभी पोल की तरफ आते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है इस पोल की तरफ आएंगे और ये क्रोमोसोम जो है इस पोल की तरफ हो गए, दे आर रीच टू द अपोजिट पोल। और फिर चौथी फेज शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड एज टीलोफेज। अब इसके पहले की जो फेज थी एनाफेज, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए थे। अब पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स जो थे थिक और थिक क्रोमोसोम्स थे, अब इसका डीकंडेंसेशन होता है। डीकंडेंसेशन यानी कि ये जो थिक क्रोमोसोम्स है तो ये क्रोमोसोम्स फाइबर के स्ट्रक्चर में तैयार होते हैं। इट कन्वर्ट्स इनटू द फाइबर्स, फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्शन होता है। इसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स धीरे धीरे इनविजिबल होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते। अब देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स हम यहाँ पे दिख नहीं पाएंगे, क्रोमोसोम्स हमें नहीं दिखाई देगा। और जैसे जैसे क्रोमोसोम्स डिसअपियर होते जाएंगे और उस दौरान जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे देख पाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। हर एक सेट क्रोमोसोम का एक सेट जो है उस सेट के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है। और फाइनली न्यूक्लियोलस जो है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से टू डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म, तो इस तरह से दो न्यूक्लिया तैयार होते हैं और इस दोनों न्यूक्लिया को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लिया। क्या कहते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, दीज आर कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिंगुलर हो गया, न्यूक्लिया प्लूरल, दो न्यूक्लिया तैयार होते हैं, इसकी वजह से इसे हम डॉटर न्यूक्लिया कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, आगे समझ में, डॉटर न्यूक्लिया। एंड स्पिंडल फाइबर्स आर कंप्लीटली डिसअपियर, और स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर होती है। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों टीलोफेज के अंदर, जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ आ गए थे एनाफेज के अंदर, यानी आप अपोजिट पोल्स पे पूरी तरह से अपोजिट पोल की तरफ पहुंचते, अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम्स जो है वो थिक क्रोमोसोम्स थे, तो थिक क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होता है। डीकंडेंसेशन होने की वजह से वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम डिसअपियर होते हैं तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है और फाइनली न्यूक्लियोलस भी हमें दिखाई देता है। और स्पिंडल फाइबर जो तैयार किए थे सेंट्रिओल्स ने, तो स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले जो है न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई और दो न्यूक्लिया तैयार हो गए, डॉटर न्यूक्लिया। फिर भी जो है न्यूक्लियस, ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और दूसरी माइटोसिस की स्टेज शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म की डिवाइड होता है। दोनों सेल के अंदर इक्वली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है ये भी डुप्लीकेट होते हैं, ये भी डिवाइड होते हैं दोनों सेल के अंदर। और यहाँ पे सेल जो है इसमें नॉच तैयार होती है। तो नॉच यानी कि यहाँ पे एक खाच तैयार होती है और ये जो खाच जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इट बिकम्स डीपर, यानी कि ये गहरी होती है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ एक आयत जैसे जैसे गहरी हो जाएगी उस तरह से दोनों सेल जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और फाइनली द टू सेल्स आर फॉर्म, they are called as daughter cells with the nucleus and genetic material, and chromosomes are in the condition of 2n. Therefore at the end of mitosis the two new cells are formed. That new cells are called as daughter nucleus, and these daughter nucleus are diploid because chromosomes are present in pair. तो chromosomes जो है इसमें पेयर्स में होते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन की वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी,
हमारी बॉडी जो क्षीण होती है बीमारी के अंदर, वो बॉडी फिर से रिस्टोर्ड होती है। जैसे कि हमारे ब्लड सेल से, ब्लड सेल जो इसका डिवीजन होता है तो नए ब्लड सेल्स तैयार होते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड भी तैयार होता है। एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो जख्म होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल इंजर्ड होती है तो उस जगह पे नए सेल तैयार होते हैं। अब दूसरी जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की वो है मियोसिस। अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मियोसिस और माइटोसिस ये दो अलग अलग स्टेजेस है। अब मियोसिस जो होती है बच्चों, ये मियोसिस, तो मियोसिस में जो है वो जैसे माइटोसिस में दो स्टेजेस थे, चार स्टेज फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो होते हैं। लेकिन मियोसिस में दो टाइप्स होते हैं। मियोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, पहले मेन दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर फिर ये चार स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, माइटोसिस की तरह। और मियोसिस सेकंड जो है, मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस है, यानी कि फिर से मैं समझाता हूं, मियोसिस के दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट में चार स्टेजेस होंगे, प्रोफेज, तो इसे हम कहेंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। आ गया समझ में? अब देखिए मियोसिस के अंदर प्रोफेज में क्या हो जाता है। प्रोफेज जो है लंबी फेज होती है, इसे ज्यादा समय तक चलती है। इट कैरिड आउट इन द 5 स्टेजेस। तो ये कितने स्टेजेस में होती है बच्चों? 5 स्टेजेस में होती है, 1 2 3 4 और 5 स्टेजेस। और इसके बाद जो है वो मेटाफेज इसका स्टार्ट होता है। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, देयर ऑकर द क्रॉसिंग ओवर। तो प्रोफेज के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम ए और ये है क्रोमोसोम बी। अब इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। व्हाइट और ब्लैक समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब क्रॉसिंग ओवर जो होता है तो दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए बच्चों, ये है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस। यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ 2 पॉइंट्स के अंदर क्रॉसिंग हो रहा है, इसीलिए इसे डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग होते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ जगह पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस एक क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम में, दूसरे क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे देखिए अब थर्ड स्टेज में पहले जो ए और बी, ये है हमारा ए क्रोमोसोम्स और ये है बी क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होता है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ है, क्रॉसिंग हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होने की वजह से अब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। फंक्शनली न्यू क्रोमोसोम्स आर फॉर्म, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स थे ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स है। अब जो नए क्रोमोसोम्स तैयार हुए हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, ये और पेरेंटल क्रोमोसोम में काफी फर्क है। फिर मेटाफेज फर्स्ट शुरू होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर यहाँ पे तैयार होगा, स्पिंडल फाइबर्स तैयार हो गए। फिर एनाफेज, मेटाफेज में जो है अब सिस्टर क्रोमैटिड जो है इसको एक दूसरे की तरफ सेंट्रियोल जो है वो खींचने लगता है। एनाफेज में जो है दोनों क्रोमोसोम के सेट जो है अलग अलग होते हैं और फाइनली 2 सेल तैयार होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में एट द एंड 2 डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। और दोनों डॉटर सेल जो है वो हैप्लॉइड होते हैं यंग कंडीशन में, यानी कि जो पेयर थे क्रोमोसोम्स के। अब देखिए यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है? 4 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है? 4 क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पे जो है 2 क्रोमोसोम्स है, यानी कि हर एक पेयर में इसका एक एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। देन सेकंड स्टेज जो है मियोसिस 2, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2, अब मियोसिस फर्स्ट में जो 2 सेल्स तैयार हुए, हैप्लॉइड सेल तैयार हुए, इसमें फिर माइटोसिस की तरह ही डिवीजन। मियोसिस सेकंड जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगेगा, क्रोमोसोम जो है इसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड उसकी कॉपीज तैयार होती है। और कॉपीज तैयार होने के बाद मेटाफेज सेकंड में सेंट्रियोल अपीयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा और स्पिंडल फाइबर्स तैयार होंगे। और जो सिस्टर क्रोमैटिड जो है उसमें जो है स्पिंडल फाइबर की वजह से खींचा होगा और
जो है एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होते हैं और स्पिंडल फाइबर उसे खींचने लगते हैं। और एट द एंड ऑफ मियोसिस पार्ट 2 4 सेल्स आर फॉर्म। क्या कितने सेल तैयार होते हैं, 4 सेल तैयार होते हैं। एंड ईच सेल इज हैप्लॉइड, हर एक सेल क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में नहीं प्रेजेंट होते, हर एक पेयर में का एक एक क्रोमोसोम्स इसमें होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड क्रोमोसोम। और यहाँ पे फिर हमारी मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखिए माइटोसिस में 2 ही सेल तैयार होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं एंड दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वही उसमें होता है, लेकिन एनाफेज मियोसिस में जो सेल तैयार होंगे वो सेल और पेरेंट सेल काफी इसमें फर्क होगा। क्यों फर्क होगा, क्योंकि एक तो मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फाइनली दे सेट जो है वो सेपरेट होते हैं। इसकी वजह से पेरेंट सेल और जो हैप्लॉइड डॉटर सेल यहाँ पे तैयार हुए हैं, 4 डॉटर सेल तैयार होते हैं, पेरेंट सेल और इसमें काफी डिफरेंस होता है। दे आर डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम ईच अदर। ये चारों सेल जो है अलग अलग है, चारों सेल क्या है, अलग अलग है। ये डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस। तो माइटोसिस में 2 सेल तैयार होते हैं, मियोसिस में 4 सेल तैयार होते हैं। माइटोसिस में जो सेल तैयार होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं और मियोसिस में जो सेल तैयार होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मियोसिस हमने कंप्लीट की। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड स्पोर्स। तो प्लांट्स के अंदर स्पोर तैयार होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स तैयार करने के लिए इनका यूज होता है। अब मेल गैमेट्स तैयार हुए हैं तो ये हैप्लॉइड है। अब देखिए मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है, ये है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट जो है वो भी हैप्लॉइड है। और मेल और फीमेल गैमेट जो है वो इनका यूनियन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द रिप्रोडक्शन, और फाइनली जो है वो 2n कंडीशन रिस्टोर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। इस तरह से हैप्लॉइड सेल मियोसिस के अंदर होती है और ये सिर्फ जर्म सेल के अंदर ही प्रोसेस होती है। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यू टू द मियोसिस इट ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस प्रोड्यूसेस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड स्पेसिएशन। न्यू ऑफस्प्रिंग और स्पेसिएशन के लिए मियोसिस का भी इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से जो नए ऑर्गेनिजम्स तैयार होंगे रिप्रोडक्शन के बाद वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कुछ नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।